प्रतिवर्ष 17 लाख केसेस जो हैं वो हम रजिस्टर करते हैं। और ये आंकड़े कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो हम डेटा कैप्चर करते हैं वो पूरी पॉपुलेशन का नहीं। 1 in 4 आर द वंस वी आर डायग्नोजिंग ओनली एज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। रही बात वेपिंग की, वेपिंग अपने आप की एक नई समस्याएं लेके आ रहा है, बट उस स्मोक के साथ, उस तंबाकू के साथ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। इसके अंदर एब्सोल्युटली क्लियर एविडेंस है कि वैक्सीनेशन से कैंसर प्रिवेंट। Stress has some link with brain tumors or cancer. Not really, इतना कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। Did you know that approximately 1 in 9 people in India are expected to face cancer diagnosis during their lifetime? नहीं, हम डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये डिजीज को कैसे मैनेज और प्रिवेंट कर सकते हैं। Because early detection is one of the most powerful way we can help save life. With so many different type of cancer out there, the symptoms are varied, yet there are key signs and symptoms that you need to look out for. Namaste and welcome everyone to another episode of Beyond the Pill, where health meets conversation. I am your host Dr. Chetna, and as we step into June, the month dedicated to cancer awareness, we are bringing another episode that focuses on cancer, its prevention and management. Joining us today is Dr. A.K. Vaid, the chairman of Hemato-Oncology Cancer Institute, Medanta, Gurugram. He was conferred the prestigious Padma Shri Award in 2009 for his contributions in the field of medicine. He will share his informative insights on the early detection, prevention and management of cancer. Hello doctor, welcome to Beyond the Pill. So my very first concern is that, as we know, कि कैंसर इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टालिटी इन इंडिया। सो आई वांट टू नो कि क्यों है ऐसा कि ईयर बाय ईयर कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद एंड ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम आउट हियर। कैंसर, यस एग्रीड, एक अहम बीमारी है, और जो आंकड़े आज कहते हैं एनुअली प्रतिवर्ष 17 लाख केसेस जो हैं वो हम रजिस्टर करते हैं। और ये आंकड़े कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो हम डेटा कैप्चर करते हैं वो पूरी पॉपुलेशन का नहीं। तो नंबर्स कहीं ज़्यादा हैं और ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, और इनकी बढ़ोतरी जो है वो कई कारणों वश है। एंड जिसमें कुछ प्रिवेंटेबल हैं, कुछ मॉडिफाइबल हैं, बहुत सारे नॉन मॉडिफाइबल हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे जी। एंड इन 17 लाख में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हमारे केसेस स्टेज 3, स्टेज 4 के अंदर वो डायग्नोज होते हैं। ओके 2/3 से 3/4 तक, दैट इज 1 in 3 and 1 in 4 are the ones we are diagnosing only as stage 1 and stage 2. So can you just briefly tell us कि stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 कैंसर क्या है? तो स्टेज 1 है जिस ऑर्गन से कैंसर शुरू हुआ है वो उसी के अंदर सीमित है। ओके से लंग कैंसर है। ओके तो लंग के अंदर यदि वो सीमित है तो वो स्टेज 1 है। ओके थोड़ा सा उसका विकास, थोड़ा सा फैलाव होता है तो वो स्टेज 2 में गिना जाता है और पास की गांठों में जा सकता है। ओके थोड़ा सा और बढ़ेगा, बट वो रहेगा चेस्ट के अंदर ही, तो स्टेज 3 रहेगा। बट जब वो उसका फैलाव होगा वो बाकी ऑर्गन्स में स्प्रेड करेगा, लिवर में जा सकता है, बोन्स में जा सकता है, या ऑपोजिट लंग में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, तो वो स्टेज 4 गिना जाएगा। ओके जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और ट्रीटमेंट के रिटर्न्स, दैट मीन्स क्योर रेट, वो गिरता जाता है। ओके तो देयरफॉर वी वांट एवरीवन टू बी कमिंग टू दी हॉस्पिटल। अनफॉर्चुनेटली किसी को कैंसर नहीं होना चाहिए, बट यदि किसी को है तो वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में आएगा तो उसकी क्योरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। पर ये क्यों बढ़ते जा रहा है इतना? तो एक तो हमारे लाइफस्टाइल्स चेंज हुए, हमारा खान पान, रहन सहन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, फूड प्रोसेसिंग, फूड एडिटिव्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, और हम ज़्यादा वेस्टर्न होते जा रहे हैं, हमारी डाइट चेंज हो रही है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मिल के कैंसर को बढ़ोतरी दे रहे हैं। टोबैको यूज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल। 30 to 40% कैंसर्स जो हैं वो तंबाकू से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। और अगर लिस्ट बनाई जाए किन ऑर्गन्स के अंदर टोबैको लिंक्ड कैंसर्स हैं, तो 15 से 18 कैंसर्स हैं जिनका डायरेक्ट लिंकेज तंबाकू से है। माउथ, वॉइस बॉक्स, लंग, फूड पाइप, स्टमक, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, बहुत लंबी लिस्ट है।
सरल बात यह है कि यदि आज सब लोग डिसाइड करें कि कल से हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, तो आने वाले 20-30 साल में 30 से 40% कैंसर्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। सर आजकल तो मैं देख रही हूँ कि 15 साल के बच्चे भी हाथ में वेप, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी लेके ही घूमते हैं बस। तो ये एक बदलाव है, वेप, और दूसरा स्मोकलेस टोबैको। स्मोकलेस टोबैको हुआ जिसको हम चबाते हैं, च्यूइंग। 2-4-5 पाउच जेब में रखने में कोई हर्ज नहीं है, एंड यू डोंट नीड अ प्लेस टू च्यू टोबैको, यू कैन पुट इट इन द माउथ एंड स्टार्ट च्यूइंग एनीवेयर। स्मोकिंग के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको जगह चाहिए, आपको एक माहौल चाहिए। तंबाकू चबाने के लिए कोई माहौल नहीं चाहिए। रही बात वेपिंग की, वेपिंग अपने आप की एक नई समस्याएं लेके आ रहा है। निकोटीन तो उतना ही है, और तंबाकू के अंदर भी एडिक्टिव पोटेंशियल किस चीज़ का है? निकोटीन का है। एक आदमी को तलब होती है, वो तंबाकू इस्तेमाल करता है, निकोटीन किक देता है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। बट उस स्मोक के साथ, उस तंबाकू के साथ, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस, और वो हार्मफुल हैं। वेपिंग लंग्स के लिए इंजूरियस है, नई नई और बीमारियां आ रही हैं। मेडिकल साइंस इज रियलाइजिंग मैनी न्यू डिजीजेस ऑन अकाउंट ऑफ वेपिंग। सो द मैसेज इज देयर इज नो सेफ टोबैको। तंबाकू कंपनियां जितनी मर्जी आपको लाइट्स, फला, ये वो दे आर ऑल हार्मफुल, एंड देयर इज नो सेफ वेपिंग एज वेल, यू नो। सो इन दोनों का सेवन जो है जीवन के लिए, सेहत के लिए हानिकारक है। ओके, तो ये तो टबैको, आई मीन दिस लीड्स टू ओरल कैंसर, यू मीन, नो? तो ये अबाउट टबैको हो गया, लेकिन ऐसे भी टाइप ऑफ कैंसर है जिनका एक्चुअली रीज़न कुछ है नहीं। जैसे कि अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, ना वो टबैको खाते हैं, ना उनमें बाकी ओबेसिटी है, ना उनमें ऐसी लाइफस्टाइल है जो हम जी रहे हैं, वो सब कुछ भी इशू नहीं है, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि कोई बच्चों को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। वाई लाइक दैट? So that is the other part of the whole story, and the most important and interesting story, you know, कि हम एक तरफ मॉडिफाइबल प्रिवेंटेबल कॉजेज़ की बात कर रहे हैं, टोबैको है, और अब WHO ने एडवाइजरी दी है कि 20% कैंसर्स जो होंगे वो ओवरवेट से होंगे, ओबेसिटी से होंगे। सो देयरफॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बॉडी वेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज करिए, डाइट का ख्याल करिए, और बॉडी वेट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो डायबिटीज़ नहीं होगी, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, घुटने, जोड़, मांसपेशियाँ स्ट्रांग रहेंगी। बच्चों की कहानी जहाँ है, और इसके साथ कुछ और कैंसर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जैसे सार्कोमास हैं, कुछ और कैंसर्स हैं जिनका कारण आज तक पता नहीं है, ना लाइफस्टाइल से लिंकेज है उनका। दीज हैपन बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस स्टिल नॉट वेल अंडरस्टूड बाय मेडिकल साइंस। ओके, तो इनकी कोई अलार्मिंग साइंस या सिम्टम्स है क्या जो which shouldn't be actually ignored by the people? तो वार्निंग साइंस जो है वो कैंसर के ऑर्गन स्पेसिफिक हैं। किस ऑर्गन का कैंसर है उसकी बात अगर करें, फेफड़े का कैंसर होगा, कॉफ हो सकता है, सांस फूल सकता है, खांसी में खून आ सकता है, बुखार रह सकता है। बट ये ध्यान रखिए, यही सिम्टम्स जो है ये ट्यूबरक्लोसिस के भी हो सकते हैं, टीबी के भी हो सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि कोई सिम्टम्स 2-3-4 हफ्ते से ज़्यादा हैं, बुखार रह रहा है, वज़न घट रहा है, वॉइस में चेंज है, ब्लीडिंग है, स्पेशली यूरिन के अंदर या लैट्रिन के अंदर ब्लड आ रहा है, या लेडीज़ में इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये वार्निंग सिग्नल्स हैं जिसका हेल्प लेना चाहिए। ब्रेस्ट के अंदर कोई अगर गांठ है, इसके साथ ये कहना चाहूँगा, मैं लेडीज़ को सबको मैसेज देना चाहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द लम्प्स इन द ब्रेस्ट आर नॉन कैंसर्स। बट वो पता कैसे लगेगा? यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जांच करेंगे, तो तभी पता लगेगा कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर। और दूसरी बात, शुरुआती ब्रेस्ट लम्प्स विल बी पेनलेस। अक्सर महिलाएं आती हैं, लेट स्टेज में आती हैं, हम पूछते हैं कि आप इतना लेट क्यों आए? कहते हैं दर्द नहीं था। दर्द इज अ साइन ऑफ लेट कैंसर। ओके, तो शुरू के कैंसर्स जो हैं पेनलेस होंगे। यू मीन अगर लंप है तो जाके स्क्रीनिंग करवाइए, उसके जांच करिए। ओके, स्किन में कोई मसा है, कोई मोल्स, फ्रैकल्स हैं जिनका साइज बढ़ रहा है और उसके रंग में बदलाव आ रहा है, या वहाँ से अगर कोई अल्सरेशन हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाइए, जांच करवाइए। तो ये कुछ एक वार्निंग सिग्नल्स हैं कैंसर के। नाउ कमिंग बैक टू द कॉजेज, जैसे हम ये चर्चा कर रहे थे कि कारण क्या है। वन ऑफ द अदर कॉजेज इज विच इज इल अंडरस्टूड इज कैंसर एक बीमारी है एजिंग की। पॉपुलेशन लंबे समय जी रही है,
1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिला है तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 ईयर्स थी। आज वो बढ़ के 69-70 ईयर्स पहुंची है। सो समहाउ एज द पॉपुलेशन लिव्स लॉन्गर, कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। ओके तो पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट वी आर लिविंग लॉन्गर, एंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज द अदर प्रिवेंटेबल स्टोरी इज द वायरसेस। एचपीवी वायरस जो है डायरेक्टली लिंक्ड है सीएस सर्विक्स से, जो यूट्रस का कैंसर है। करेक्ट। अब ओरल कैविटी के कैंसर्स के साथ लिंक्ड है, और एक रेयर टाइप के कैंसर्स होते हैं जो नाक के पीछे की जो जगह है, नेजोफेरेंजियल कैंसर कहते हैं, वो ईबीवी वायरस से होता है। ओके हेपेटाइटिस, आज वैक्सीनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यदि हेपेटाइटिस का वायरस किसी की बॉडी में जाता है, वो लिवर को डैमेज करता है, और डैमेज लिवर के अंदर कैंसर बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर आर एक्चुअली प्रिवेंटेड। एब्सोल्युटली, Okay. एब्सोल्युटली। एंड hepatitis, HPV and EBV, these are the viral driven cancers. तो ये मतलब वैक्सीनेशंस, आई वांट टू से कि अगर ये कैंसर्स को प्रिवेंट करना है तो वैक्सीनेशन एक पावरफुल टूल है, राइट? एग्जैक्टली। इंडिया के अंदर पर ईयर 95,000 केसेस सर्विकल कैंसर के होते हैं, एंड यदि इन सब महिलाओं को समय पे वैक्सीनेशन मिली होती तो ये कैंसर्स नहीं होते। इट्स अ प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी। ओके भारत सरकार ने वैक्सीनेशन को बढ़ोतरी दी है, एंड होपफुली दिस शुड बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम एज वेल। यस। एंड इंटरेस्टिंगली ये वैक्सीनेशन जो है, ये मैरिज से पहले लड़कियों को 12 और 20 साल की उम्र के बीच में देनी चाहिए। ओके स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, और इसके अंदर एब्सोल्युटली क्लियर एविडेंस है कि वैक्सीनेशन से कैंसर प्रिवेंट होगा। ओके सर, एज यू मेंशन्ड कि ज़्यादातर महिलाएं आपके पास आती है जब देरी हो गई होती है, जी। लेकिन ऐसे ही अक्सर होता है ना कि व्हेन यू रियलाइज कि कुछ बॉडी साइन दे रही है, तब तक लेट हो चुका होता है। ऐसे क्यों है कि इस कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स भी तब आते हैं जब कैंसर 3rd या 4th स्टेज पे पहुंच गया होता है? अर्ली स्टेज कैंसर्स इतने छोटे होते हैं, उनका आकार इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो ऑर्गन के अंदर कोई मेजर सिम्टम पैदा करें, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी बदलाव के लिए हमारी बॉडी काफ़ी सक्षम है, वो एब्जॉर्ब करती है। और ख़ासकर कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं, पेट के ऑर्गन्स जो हैं, पेट के अंदर एक्सपैंड करने के लिए जगह बहुत है। 3-4 सेंटीमीटर का ट्यूमर जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है। बट कुछ ऑर्गन्स हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ब्रेन ट्यूमर 1 सेंटीमीटर का बहुत बड़ा होता है, तब तक हेडेक, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ एक कैंसर्स के सिम्टम्स ही लेट आते हैं। नंबर 2, स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, जैसे मैंने बोला है, वो कोई और डिजीजेस के भी रह सकते हैं। बट अपनी बॉडी को समझना है, अपनी बॉडी को एक अगर कोई आवाज़ है अंदर से तो उसको हमें समझना है और डॉक्टर के पास जाना है। तो आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए कि इसमें अर्ली डिटेक्शन का कितना बड़ा रोल है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड बहुत बड़ा रोल। जैसे मैंने बोला कि अगर हम स्टेज 1, स्टेज 2 में कैंसर को डिटेक्ट करते हैं तो क्योर रेट इज़ 80-90%। ओके स्टेज 3 में ये गिर के 40-50-50-60% आ जाता है, और स्टेज 4 में ना के बराबर रह जाता है, डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ द कैंसर। नाउ अर्ली डिटेक्शन किन कैंसर्स के लिए पॉसिबल है? ब्रेस्ट कैंसर के लिए महिलाओं को 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार मैमोग्राफी करना चाहिए। 50 के बाद आवश्यक, 40 के बाद येस, डिपेंडिंग ऑन फैमिली हिस्ट्री। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपका फैमिली हिस्ट्री मैप आउट करेगा। एंड कुछ हाई रिस्क फैमिलीज होती हैं जिनकी स्क्रीनिंग एज अर्ली एज 30 ईयर्स स्टार्ट होती है, बट वो समझने के लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, डॉक्टर के पास जाना होगा। लार्ज इंटेस्टाइन कोलन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग बहुत सक्षम है। स्टूल टेस्ट है जिसके अंदर अगर ज़रा सा भी रक्त रिसाव है वो पकड़ा जा सकता है, और बाद में एंडोस्कोपी, जिसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, वो करके ट्यूमर डिटेक्ट हो सकता है। ओरल कैविटी के लिए अब प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं। लंग कैंसर के लिए जो लॉन्ग टर्म स्मोकर्स हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, उनके लिए लो डोज सीटी स्कैन करते हैं, उससे कैंसर अर्ली डिटेक्शन रहता है। प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग थोड़ा सा कुछ बदलाव आया है, बट हमारे जैसे देश के लिए जहाँ पे ऑलरेडी हम बहुत लेट कैंसर्स को पकड़ रहे हैं,
आई थिंक माई पर्सनल ओपिनियन इज कि एक ब्लड टेस्ट है जिसको PSA टेस्ट बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट बोलते हैं, ओके जिससे प्रोस्टेट कैंसर जल्दी पकड़ा जा सकता है। ओके तो इस तरह से बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनकी अर्ली डिटेक्शन हो सकती है, प्रोवाइडेड हम अपने आप को कमिट करें, डॉक्टर के पास जाएं और एनुअल और वंस इन अ ईयर और 2 years हम अपना एक फुल बॉडी चेकअप करें। करेक्ट बहुत सारे कैंसर्स को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता करेक्ट सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस प्ले रोल इन प्रिवेंटिंग कैंसर, या फिर ऐसी भी कुछ डाइटरी चेंजेस होती है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है? है। तो देखिए, जो वेस्टर्न डाइट और इंडियन डाइट, ट्रेडिशनल इंडियन डाइट में क्या अंतर रहा है। वी वर लार्जली वेजिटेरियन डाइट, मोर प्लांट बेस्ड एंड वी वर क्लोजर टू नेचर। अभी प्रोसेसिंग हमारी जो फूड्स की हुई है ये पिछले 20-30 साल की ही एडवेंट है। ओके हमारे घरों में खाना फ्रेश बनता है, फ्रेश हर मील का अलग से बनता है, वही हम खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड आज भी हमारे घर में कम आता है। हाउएवर जो पिछले 20-30 साल में बदलाव आया है, प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स हैज़ crept in, and as I mentioned earlier, फूड एडिटिव्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं, है राइट ठीक है, ये एक बदलाव है। नंबर 2, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होती है, शहरीकरण होता है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। और उसके कारण क्या है, ये डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एयर पोल्यूटेंट्स बढ़ते हैं जिसके ऊपर मेरा और आपका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट ठीक है। व्हीकल्स का जो गाड़ियों का एग्जॉस्ट है, डीजल एग्जॉस्ट है, उसमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो डायरेक्टली कैंसर कॉजिंग है, वैसे ही हैं जैसे सिगरेट के, तंबाकू से के धुएं से। दीज आर नॉन मॉडिफाइड ना। धीरे धीरे आपका खान पान जो है वो चेंज हुआ, सप्लाई साइड बढ़ गया, एक्सरसाइज करना बंद कर दिया हमने, करेक्ट एक्सपेंस साइड बढ़ गया। सो देयरफॉर हेल्थ डायनेमिक्स, हेल्थ पैरामीटर्स आपके शिफ्ट होना शुरू हो गए टुवर्ड्स द वर्स्ट साइड। करेक्ट And as I said, WHO has issued an advisory that 20% of these cancers are going to be linked to obesity. और उसमें पेनक्रियाटिक कैंसर है, कोलन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनका डायरेक्ट लिंकेज है। ओके तो अगर 100 केसेस को हम देखें, 30 to 40 टोबैको लिंक्ड, 20 जो हैं वो डायरेक्टली हमारे रहन सहन खान पान से लिंक्ड हैं। तो 50 to 60% कैंसर्स की तो आज साइंस को समझ है। अनदर 10-20% जो हैं, दीज आर लिंक टू द एनवायरनमेंट एंड फूड एडिटिव्स, वी कांट कंट्रोल। ओके करेक्ट अनफॉर्चुनेटली 30% ऐसे हैं जिनकी समझ आज भी मेडिकल साइंस को नहीं है, जिसमें से वायरस ट्रिबन, जिसकी हमने पहले चर्चा करी है, उनका एक योगदान है, वो भी प्रिवेंटेबल। राइट तो जैसे अब जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आई थिंक कि एडवांसमेंट्स भी बढ़ रही है, इसलिए सर्वाइवल रेट भी बढ़ रहा है। तो फिर कैन यू मेंशन सम रीसेंट एडवांसमेंट्स जो हुए हैं कैंसर ट्रीटमेंट में जिसकी वजह से? सो डायरेक्टली लर्निंग है फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो थे वहाँ पे 70 के और 80 के दशक में जो थे वो बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट किए गए और वो यूज़ होना शुरू हुए, जो आज भी हमारे देश में एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम नहीं है। उन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में से क्या सीख आई? पहली सीख ये आई कि आपने अर्ली डिटेक्शन शुरू किया। नंबर 2, कैंसर का इंसिडेंस जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, 60s-70s में बढ़ रहा था। गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम्स लगाए जिसमें से अर्ली डिटेक्शन वाज वन ऑफ देम। एंड देयरफॉर उन कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेविया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में कैंसर्स के नंबर्स कम होना शुरू हुए हैं, कुछ एक कैंसर्स के नंबर्स कम होना शुरू हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोर्टेलिटी कम होना शुरू हो गई ना। हमारा जो चेंज है, जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल्स, वी विल हिट आवर पीक बाय 2050 और इसके साथ साथ कैंसर के आंकड़े बढ़ेंगे। सो आवर पीक विल कम एट अराउंड 2050। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर कैंसर केसेस। बट देन रिसर्च भी तो उतनी हो रही है ना? तो रिसर्च हो रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
ना हमारे यहाँ रिसर्च है ना इम्प्लीमेंटेशन. वी ओनली वेट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड टू ब्रिंग आउट न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड देन ब्रिंग देम हियर. ओके. सो ये अब सिंपल बात है. 70s में वहाँ पे मेमोग्राफी बिकेम अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम. यहाँ भी होनी चाहिए वो. सो वी आर 50 years का गैप कौन ब्रिज करेगा इसको? देयर हैज़ टू बी अ पब्लिक डिबेट ऑन दैट एंड अ पब्लिक हेल्थ आउटक्राई होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए. यू मीन कि अभी इंडिया में ऐसे नहीं है टेक्निक्स जिससे कैंसर टेक्निक सब अवेलेबल है, रिसोर्सेज नहीं. रिसोर्सेज नहीं रहे. तो सिंपल एग्जाम्पल आपको मैं HIV एड्स का देता हूँ. लेट्स गो बैक 30 years बैक. वी थॉट दैट India will be overrun. Why India? We, with the entire world, thought that we'll be overrun by HIV/AIDS. What happened? The government took control. Print media, electronic, everywhere. The awareness was so much कि हर व्यक्ति को पता लगा कि HIV/AIDS को कैसे प्रिवेंट किया जाए. The government went to the extent that they even trained the barbers not to use the reusable razors and all those equipments. Why? Because there was a frenzy. Everybody thought in 10-15 years the world is going to be overrun by HIV/AIDS. Control हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. Same amount of frenzy has to come for cancer. जिस दिन ये आएगा, कंट्रोल होना चालू. आजकल के इतने भाग दौड़ वाले ज़माने में आई सी कि हर कोई काफ़ी स्ट्रेस्ड रहता है या फिर अपनी तबीयत पे या सेहत पे भी इतना ध्यान नहीं देता है. I see that everyone is under some pressure. तो क्या do you think according to you, what's your opinion कि stress has some link with brain tumors और cancer? So interesting. इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है. And stress in terms of physical, mental and especially time zones. So medical science ने इस पे काफ़ी ध्यान दिया है and बड़ी systematic studies हुई हैं and especially पायलट्स एयर क्रूज़ के ऊपर जो दिन रात का जहाँ पे एकदम से चेंज आता है. दे ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब, स्टे अवेक ऑल नाइट एंड ऑल्सो मैनी स्ट्रेसफुल कंडीशंस इन सर्टन इंटरेस्ट ग्रुप्स. बट कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं मिला है इसमें. एंड स्पेशली द एयर क्रूज आर फ्लाइंग एट हाई ऑल्टीट्यूड्स. इट वॉज वंस अपॉन थॉट कि उनको कोई एक्सपोजर तो नहीं है कोई रेस का और उसका कोई और डिलीटीरियस रेस का, बट कुछ ऐसा समझ में नहीं आया. क्योंकि यूजुअली होता है ना, जब कैंसर का रीज़न नहीं पता होता है तब तो सब कहते हैं कि स्ट्रेस लेता होगा इसीलिए कैंसर होगा. नॉट रियली, इतना कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है. एंड एज आई सेड, सर्टन सब ग्रुप्स जहाँ पे फिजिकल मेंटल स्ट्रेस रहता है, स्पेशली नर्सेस. देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्टडीज ऑन नर्सेस those who are delivering care under very stressful conditions, especially in the ICUs and terminal care wards. तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया. और जैसे अगर कोई इंसान को पता चलता है कि अब मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया है, सबसे पहले तो उसे लग जाता है कि बस अब मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो चुकी है. ऐसे टाइम पे कैसे कोई कैंसर का सामना करे बिना डरे? सो देखिए, दैट इज़ वेरी नेचुरल, दैट इज़ बीइंग ह्यूमन. और डिफरेंट फेजेस होते हैं इसमें. जब किसी को डायग्नोसिस पता लगता है तो पहला ये होता है कि वाई मी, यस, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग. एंड स्पेशली जब कोई ऐसा इंक्रिमिनेटिंग उसके लाइफस्टाइल फैक्टर नहीं है तो देन इट इज़ ऑल द मोर वेरी डिस्टर्बिंग. एंड वन डज टेक अ हिट, गोज बैक, गोज इनटू अ लिटिल बिट ऑफ अ लो फेज. बट धीरे धीरे जैसे समझ आती है तो one starts taking charge of that. And mostly ये देखा गया है कि people emerge out of that, then the will to fight it comes out. And क्योंकि ट्रीटमेंट्स लंबे होते हैं और हम आए दिन रोज़ देखते हैं ये पेशेंट जर्नी, फैमिली जर्नी. फैमिलीज भी काफ़ी अफेक्ट हो जाती है, आई फील. एंड कैंसर इज़ अ ट्रीटमेंट नॉट ओनली द पेशेंट, नॉट ओनली द ट्यूमर हम ये कहते हैं. उसकी बीमारी का इलाज नहीं है, एज अ यूनिट पेशेंट का पूरा इलाज है. उसकी मानसिकता का, उसके व्यक्तित्व का, उसके ट्यूमर का, एंड ऑल्सो ऑफ द फैमिलीज. बिकॉज यहाँ पे इशू बहुत कॉम्प्लेक्स है.
One is the length of the treatment, support system, finances, loss of job, interruptions, employment issues हैं. And especially if someone is young enough, imagine a 10-year-old kid getting cancer. Obviously, the parents of a 10-year-old are also young parents. They may be just a few years into their profession or into their job. तो ये बहुत एक complex situation है. Dealing with this requires a lot of support, lot of understanding. And that is why support groups, NGOs, they all step in. And we also rely on these support groups to come and counsel the families. Though we do it, as a professional, I do it. But then, जब वो एक आम व्यक्ति की भाषा में बातें सुनते हैं, and especially survivors, many survivors are part of these support groups. जब आके अपनी stories वो narrate करते हैं, then the confidence grows. आप प्लीज़ एक सर्वाइवर, कोई इंस्पायरिंग सर्वाइवर की स्टोरी अगर बता दें हमारे जनता के लिए तो. सो देखिए, हमारे साथ इंडियन कैंसर सोसाइटी के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. एंड इंडियन कैंसर सोसाइटी हैज़ मैनी स्टॉलवर्ट्स हु हैव अंडरगॉन ट्रीटमेंट. दे बिकेम काउंसलर्स. एंड उनका एक विंग है कैंसर सहयोग. ये लोग very dedicated people, and most of them have either gone through personally the treatment or one of their close family members has gone treatment. This is a group of these individuals. हमारे hospital में they come once a week. We have a list of patients for them or families for them. They sit for long times with them, counsel them. और ये उदाहरण देना, ये example देना that if I could defeat it, if 10,000 others could defeat it, you can also do it. Yes. Then the confidence grows. और सिर्फ काउंसलिंग का इशू नहीं है इनके साथ. They also bring in resources. They try to mobilize funds. They try to sort of look at ways how they can be helped. दवाओं का अरेंजमेंट करना, फाइनेंसेस का करना, काउंसलिंग का करना. And some of them are so brilliant, so dedicated. वो they are happy to take calls even at odd hours. Somebody is feeling depressed. वॉलंटियर करते हैं, कहते हैं कि आप हमें कॉल करिए कभी भी ऑड आवर्स पे, एंड वी आर देयर टू हेल्प. नथिंग कैन गेट बेटर देन दैट. सैल्यूट टू देम. And thank you so much for sharing so much with us. It was very, very, very inspiring. So moving on, I have a segment for you. So what I'll do is that I'll make statements. You just have to tell our audience or guide them whether it is a myth or a fact. So it is called as a myth versus fact segment. Okay? Okay. So can we start? For sure. So first question is, cancer is contagious, true or false? This is false. छुआछूत की बीमारी नहीं है. ऐसा नहीं कि एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट मैंने किसी पेशेंट को टच किया तो वो कैंसर मुझे आ जाएगा. Not as. Okay, next is high sugary drinks can cause cancer? No, it's a myth. It's a myth. Okay. Then usage of plastic bottles and containers for a very long time? It's again a myth. More research is required. At the moment, a myth. What about artificial sweeteners? Myth. It's a myth. Okay. Then overuse of cell phone. It's ऐसे बोलते हैं कि it can cause brain tumor. It's again a myth. All right. Then using non-stick utensils or air fryers. Myth. Okay. Hair colors cause cancer. Is it a... Some of them do. So this is something which is a little debatable. And there is some evidence to say that some hair colors do cause cancers. And if yes, then what? Which type of cancer? Again, this is a very ill-understood subject. Okay. And the jury is still out. All right. Then what about red meat and processed meat can cause cancer or not? Yes, definitely. Okay. Yes, processed meat, there is already an alert. And red meat is one of the causes for colon cancer. So it's a fact. It's a fact. Then using foil papers? Myth. It's a myth. Okay. So that's all. And thank you so much for joining us today and providing us a great clarity around the topic. So any tips or message that you would want to tell our audience? Thank you so much for having me on this program. It's been a delight and a pleasure to be here. The crisp message is that eat right, exercise, don't use tobacco, and go slow on alcohol.
we haven't touched upon that. Now, alcohol has been designated as a cancer-causing substance. So for the younger population, and no vaping. Yes, Thank correct. you so much. Limited awareness about early detection, inadequacy of healthcare infrastructure, affordability of treatment, and unequal distribution of resources are some challenges that we face. But this can be overcome by educating ourselves fully. That's why we are here to support you and keep you informed. Don't forget to subscribe our channel and follow our page on Instagram at Mankind Specialities for more such insightful conversation on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.